ओके, तो इस वीडियो में न्यू प्रॉब्लम्स, एडवांस इलस्ट्रेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4. तो राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज you have two small balls having the same mass and charge and located at the same vertical heights h1 and h2. So these are the two balls A and B. They are located at the same vertical plane and their heights are h1 and h2, are thrown in the same direction along the horizontal with the same velocity v. तो दोनों को v velocity से देखा है. The first ball touches the ground at a horizontal distance r from the initial vertical position. मतलब ये जो A बॉल है वो कितना कैसे आया, इधर से ऐसे गिरते हुए इधर आके A इस पॉइंट पे गिरा, which is at a distance r. At what height h will the second ball be at this instant? मतलब ये ऐसे आके कितना हाइट पे रहेगा. ऑलराइट, नाउ अगर इनके बीच दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट बिकॉज इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस है, तो दे आर नॉट जस्ट फॉलिंग फ्रीली. बट इफ यू लुक एट इट, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा, ये दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास उसका प्रॉपर प्रोजेक्टाइल कर रहा है. ठीक है, सॉरी, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल कर रहा है. इट वुड बी समवेयर हियर, है ना, इस तरह से आएगा. ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया. तो हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज इफ आई ट्राई टू, देखो, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दीज टू, ये बी हुआ एंड दिस इज ए. इफ आई टेक देम एज दिस सिस्टम, तो होगा क्या कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. एक तो क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है दोनों पे mg, है ना. एंड इनका इंटरनल फोर्सेस क्या रहेगा, एक तो रिपल्सिव, इस पे रिपल्सिव फोर्स ऐसा और इस पर रिपल्सिव फोर्स ऐसा. ये दोनों क्या इंटरनल है. तो एक्सटर्नली इफ आई टेक दिस एज अ सिस्टम, इसको ऐसा सिस्टम ले लेता हूं, तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज सिंपली 2mg, है ना. तो अगर 2mg डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, g होगा. So the acceleration of center of mass is g. Now let's just look at the center of mass. Center of mass किधर है, तो center of mass पे ध्यान देते हैं खाली. तो the center of mass is at a height, कितना हाइट पे रहेगा, अभी इनिशियली कितना हाइट पे है, एक सेकेंड. इनिशियली द सेंटर ऑफ मास इज एट अ हाइट कितना, ये h1 है, ये h2 है, तो इसका सेंटर कितना रहेगा, h1 प्लस h2 बाई 2, राइट. h1 प्लस h2 बाई 2 हाइट पे रहेगा. एंड इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इट विल आल्सो बी v, राइट. सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी v. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v. नाउ द सेंटर ऑफ मास विल मूव लाइक दिस टिल कितने टाइम तक का बात करना है अपने को, कितना टाइम तक ये सेंटर ऑफ मास इतना एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा. यहाँ पे ये टाइम ऑफ कितना टाइम लगा इसको नीचे इधर तक आने में, ए को नीचे आने में. इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो फोर्स हॉरिजॉन्टली. सो सिंस देयर इज नो फोर्स हॉरिजॉन्टली, दिस टाइम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. टाइम टी इज सिंपली आर बाई वी. ये तो क्लैरिटी रहना चाहिए. हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस गया, आर, सारे पूरा मतलब दोनों पार्टिकल्स एंड द सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस गया, कितने स्पीड से गया, वी स्पीड से. तो आर बाई वी वुड बी दी टाइम. ठीक है, तो आर बाई वी टाइम पे ये इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे आ जाएगा, दिस वुड बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, राइट. दिस इज, लेट्स कॉल दिस HCM. ओके, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा. नाउ ये कितना वर्टिकली वो कितना नीचे आया होगा, y नीचे आएगा, विच इज सिंपली हाफ GT स्क्वायर. ये तो जानते हैं कितना नीचे आया होगा, हाफ GT स्क्वायर प्रोजेक्टाइल में पता ही है अपने को. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि HCM, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, विल बी h1 प्लस h2 बाई 2 माइनस हाफ GT स्क्वायर. टी का वैल्यू क्या, r बाई वी, तो r बाई वी का स्क्वायर. ओके, नाउ एक चीज नोटिस करो, अगर
सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये अभी अपना ग्राउंड से, अगर ग्राउंड पे एक पार्टिकल है, देयर इज अ पार्टिकल ऑन द ग्राउंड, ये पार्टिकल A इज ऑन द ग्राउंड, पार्टिकल B इज समवेयर अप देयर, ये h हाइट कैलकुलेट करना है ना अपने को, we are supposed to calculate this height h, and our center of mass is somewhere in between, exactly in between ना, the center of mass would be exactly in between, क्योंकि दोनों के masses क्या है, सेम है। तो इधर से क्या मिल गया, देखो ये कितना है, दिस इज HCm, एंड ये कितना है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट, h है ना। तो h कितना हो गया, सिंपली h इज सिंपली 2 times HCm, so height of particle B would be कितना होगा, h1 plus h2 minus g times r by v का squared. Okay, so that is your answer. All right, I hope you understood this question. Okay, now question number 2, electric field given by vector E is equal to E naught x I cap plus y j cap is present in the xy plane. A small bead carrying a charge q which can freely slide on a smooth non-conducting rod is projected along the rod from the point 0, L such that it can reach the other end of the rod. ठीक है, what minimum velocity should be given to the bead? तो देखो इस पार्टिकल को ऐसे इधर प्रोजेक्ट कर दिया गया, ऐसे इस पार्टिकल को ऐसे इधर प्रोजेक्ट किया with some speed. You are supposed to calculate the speed so that it reaches here. Okay, now this is a simple case of energy मतलब work energy theorem. Now ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये देखना है कि ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वो देख सकते हैं, द नेचर ऑफ दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट, जो भी वर्क डन कैलकुलेट करोगे, यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यू डोंट हैव टू डू द इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ। ठीक है, तो इट डजंट डिपेंड ऑन दिस पाथ, वो कोई और पाथ से भी इस पॉइंट से इस पॉइंट आता तो भी कर सकते थे। नाउ बिफोर वी सॉल्व दिस, एक स्टैंडर्ड मिस्टेक क्या होता है स्टूडेंट्स का, वो यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू सपोज टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द नेचर ऑफ दिस फील्ड। ये फील्ड क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट है, हर पॉइंट पे जो फील्ड रहेगा वो अलग अलग रहेगा। नाउ लेट्स से कि आई लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देखना कैसे रहेगा। अगर मैं इसके इस ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ता हूं तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इट इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से। ये एक रेडियल फील्ड है। वो कैसे मुझे पता, देखो ये क्या, इफ आई राइट दिस एंगल एज थीटा, अगर इस एंगल को थीटा लेता हूं और इस एंगल को अल्फा लेता हूं, ठीक है, सॉरी इस एंगल को अल्फा लेता हूं, जस्ट इन केस आई एम गोइंग टू प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो क्या करेंगे, यहां से अगर मैं लेंथ इधर से ऐसा ड्रॉप करता हूं, दिस इज द पोजीशन, मतलब ये दूरी क्या होगा x और ये क्या होगा y, एंड ये इसका अगर यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करो, यहाँ पे इसका वेक्टर ड्रॉ करो, दिस इज ex एंड दिस इज ey, तो tan अल्फा क्या रहेगा, सबसे पहले बात देखो, tan अल्फा is going to be equal to, tan alpha will be equal to ey by ex. Now ey by ex करोगे तो you can see that ey कितना e naught y है and ex कितना e naught x है, तो इसका वैल्यू क्या है, y by x. Now tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, वो तो सीधा y by x है, मतलब क्या हो, इधर से थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। तो इससे मुझे क्या पता चला, आई गॉट द नेचर ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, ये फील्ड का नेचर पता चला।
ना अब एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है अभी, ओके, जब यहाँ से इसको रिलीज किया, जब ये पार्टिकल को रिलीज किया, तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, ये रेडियल हुआ, तो इधर से इसका फील्ड का डायरेक्शन वुड बी दिस वन, एंड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वही उसका फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो देख सकते हैं लाइक दिस, ये होगा फील्ड का डायरेक्शन या फिर फोर्स का डायरेक्शन, आई विल राइट फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। कैन यू सी दैट दिस फोर्स इज ऑपोजिट, या फिर ऑपोजिट नहीं, मेकिंग एन एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल विथ द वेलोसिटी वेक्टर। तो दैट बेसिकली इंप्लाइज, एक सेकंड, ये एंगल देख रहे हो, ये ज्यादा, ये एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, और यहाँ पे देख रहे हो कैसा है कि अगर जैसे इस जगह पे पहुंचेगा पार्टिकल, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा हियर, तब उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा रहेगा, ऐसे। एंड अभी देखो ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इट इज एक्यूट, मतलब दिस पर्टिकुलर फोर्स विल एड द मोशन। तो कहीं ना कहीं तो उसका पहले ऑप्टिक्स था, फिर बाद में क्या हो गया, एक्यूट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं तो उसका दैट, मतलब वो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मतलब वो कौन सा पॉइंट रहेगा, बाय सिमेट्री यू कैन सी दैट इट इज द सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द रॉड पे जब पार्टिकल रहेगा, लेट्स से दिस द पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे उस पे जो फील्ड या फिर फोर्स रहेगा, उसका डायरेक्शन देखो ऐसा है, एंड उसका जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा, यूज रेड कलर फॉर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स, है ना। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि वी आर ओनली सपोज टू bring this particle from 0 comma l to this particular point, and what are the coordinates of this point, you can clearly see that this point is l by 2 comma l by 2, ठीक है, सेंटर ऑफ द रॉड इज l by 2 comma l by 2, ओके। तो उधर तक ही पहुंचाना है हमें, उसके बाद वो खुद फोर्स ले जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू applying work energy theorem from 0 comma l to l by 2 comma l by 2, ठीक है, 0 comma l से l by 2 comma l by 2 तक लगाना है, क्योंकि समझो इस चीज को, यहां से यहाँ उसको रोकेगा, इसलिए उसको इनिशियल एक वेलोसिटी देना है, और यहाँ जैसे पहुंचेगा उसके बाद जैसे अगर इधर क्रॉस कर गया तो उसके बाद दैट फोर्स इटसेल्फ विल पुश इट टू द एंड ऑफ द रोड, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम इन दिस केस, इट इज गोइंग टू बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल is equal to delta k. What is the work done by electric force? It is going to be integral q e dot dr, ठीक है, q e dot dr प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल क्या रहेगा, इट इज जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल मोशन, ठीक है। तो दिस एंड काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, उसको जस्ट इधर पहुंचाना है, मतलब यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के हाफ mv square, you are supposed to calculate this v square. So let's just integrate this, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू द इंटीग्रेशन, देख सकते हैं कि कंपोनेंट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, q इंटू ई वेक्टर मतलब q ई नॉट पूरा कॉमन आ जाएगा, q ई नॉट पूरा कॉमन आ गया, फिर इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, इंटेग्रल x dx प्लस इंटेग्रल y dy। नाउ व्हाट इज x dx का इंटीग्रल, कहां से कहां पहुंचाना है, 0 कॉमा l से l by 2 कॉमा l by 2, तो 0 टू l by 2 पहुंचाना है, और y कहां से कहां चेंज हो रहा है, l से लेके l by 2, ठीक है। दिस
is equal to minus half mv squared, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर्ड। तो ये कितना हो जाएगा देखो, क्यू ई नॉट इंटू ये एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 to l by 2 इज l squared by 4, एक्स स्क्वायर बाई 2 भी है, ध्यान से देखना, इधर जो नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, वो डिनोमिनेटर से 2 हटा के यहाँ पे मैंने ये वाला हाफ कोड़ा दिया, तो इधर माइनस एम वी स्क्वायर बचा, ठीक है। एंड इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 4 माइनस ये एल स्क्वायर हो जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड, वो हाफ मैंने इधर का डिलीट कर दिया, मतलब सॉरी कैंसिल कर दिया। तो ये कितना होगा, दिस पार्ट इज एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इज एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर इज माइनस एल स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस भी हटा दो, तो व्हाट डू यू हैव, यू विल हैव क्यू ई नॉट इंटू एल स्क्वायर्ड बाई 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर्ड। तो v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया q e नॉट l स्क्वायर्ड बाय 2m the whole root। okay, so that is your answer to this problem, all right। okay, question number 3, two identical balls of charges q1 and q2 initially have velocity of the same magnitude and direction. After a uniform electric field is applied for some time, the direction of velocity of the first ball changes by 60 degrees and the magnitude is reduced by half. The direction of velocity of the second ball changes by 90 degrees. In what proportion will the velocity of the second ball change? Okay, so the idea is, देखो दो balls है, ये Q1 ball है and दूसरा Q2 है, ठीक है। तो ये जो दोनों balls जो थे, they were both moving with the same speed v, let's say, एंड आइडेंटिकल है, मतलब इसका मास क्या ले लेंगे, दोनों का मास m ले लो, सेम, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम, दिस इज एट लेट्स से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड इज कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि ये स्ट्रेट मूव किया, वो कई और ऐसा कर्व्ड पाथ में मूव किया रहेगा, बट at t is equal to some other time t is equal to delta t टाइम बाद बोला गया कि इसका जो स्पीड है q1 का वो हाफ हो गया एंड उसका डिफ्लेक्शन 60 डिग्रीज है। कितने से डिफ्लेक्ट हुआ वो, 60 डिग्री से। दिस इज आवर q1। ओके, नाउ व्हाट अबाउट q2? q2 के बारे में ये बोला गया है कि एट टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा t इट्स डिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, मतलब वो अगर वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था तो अभी वर्टिकली जा रहा है, ठीक है। एंड वी डू नॉट नो कि इसका स्पीड क्या है, लेट्स कॉल दिस स्पीड v प्राइम। ओके, यू आर सपोज टू कैलकुलेट, तुम्हें पूछा क्या गया, यू आर सपोज टू कैलकुलेट v प्राइम बाई v, इसका रेशियो पूछा है तुमसे, ठीक है। नाउ इधर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, देयर वाज सम इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ऐसा। तो एक जनरल सेंस ऑफ दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कि वो ऐसा गया होगा, ये है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 पे दूसरा फोर्स लगाया होगा, Q2 पे दूसरा फोर्स लगाया है, ऑलराइट। नाउ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके मैं क्या कर देता हूँ, दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से कि एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज EX, ये X कंपोनेंट हो गया, एंड दूसरा कंपोनेंट जो है वो है EY, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई impulse momentum theorem, impulse momentum theorem अप्लाई कर रहा हूं। impulse momentum theorem क्या है कि F average F into delta T is equal to क्या होगा, डेल्टा P, है ना। तो average F into delta P is equal to delta T. Now you should understand that this field is uniform. The average force is the force itself. Okay. So force, now this is along x axis लिख देते पहले. So let's write along x axis. X axis के along
फॉर पार्टिकल 1 Q1 पे क्या फोर्स लगेगा, Q1 इंटू EX, दैट इज द फोर्स ऑन Q1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है अलोंग एक्स एक्सिस इसका, इट इज m इंटू वी बाई टू कॉस 60, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है mv। ऑलराइट, नाउ अबाउट Q2, Q2 का क्या लिख सकते हैं अपने, ex इंटू डेल्टा टी, दिस इज द फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स हो गया, इज इक्वल टू Q2 का देखो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज m v है, तो m इंटू वी उसका मोमेंटम हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग अगर सेम चीज करे तो Q1 इंटू ई वाई इंटू डेल्टा टी करते हैं, सो दैट वुड बी फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या है, इट इज mv बाई टू इंटू साइन 60 माइनस इनिशियली इट इज जीरो। सिमिलरली Q2 के लिए क्या लिखेंगे, Q2 टाइम्स ई वाई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू m इंटू वी प्राइम माइनस जीरो। ओके, so these are the equations, let's call this equation 1, एक second, I'll use another color, let's call this equation 1, this is equation 2, this is 3, this is 4। okay, so if I divide 1 by 4, sorry 1 equation 1 divided by equation 2, when I do that LHS में देखो ex delta t cancel हो जाएगा, and what do I get, I'll get Q1 by Q2 is equal to, ये देखो कितना है, mv by 2 cos 60 is mv by 4, mv by 4 minus mv is minus 3 mv by 4, minus 3 mv by 4 divided by mv minus mv, तो कितना हो गया 3 by 4, you'll get 3 by 4। now when you divide equation 3 by equation 4, what will you get, you're going to get Q1 by Q2, Q1 देखो ई वाई डेल्टा टी कैंसिल हो गया, और इधर कितना बचेगा, √3 mv by 4 by mv डैश है ना, mv प्राइम, तो m कैंसिल हो गया, तो √3v by 4v प्राइम आ गया। जस्ट कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट व्हाट, √3v by v prime is equal to, sorry 4v prime is equal to 3 by 4, implies what is v by v prime, sorry v prime by v, it is 1 by √3। all right, so that is the solution to this problem। all right, question number 4 is a rigid frame in the shape of a right pyramid is made of conducting rods, the base ABCD is a square and the apex O is vertically above the center, ठीक है, and center of the base, the frame is electrically neutral, मतलब there is no net charge on the frame, when it is placed in a uniform field E pointing from the corner A towards corner D, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, A to D जाने वाला फील्ड ऐसा है, अगर ऐसे जा रहा मतलब फील्ड कैसे जा रहा है, लाइक दिस, this is the electric field E। now due to this electric field E, the total charge is induced on the rods DC and OC are Q1 and Q2, इस पे Q1 इस पे Q2। all right, now the frame is rotated to make the electric field pointing from corner A to corner C, तो मतलब अभी नया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, मतलब इसको रोटेट कर दिया, या फिर यू कैन इमेजिन दैट द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे अलोंग AC के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दिया ऐसे। ओके, नाउ यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द न्यू
चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ईच रॉड, ठीक है, 8 रॉड्स है, 8 रॉड्स पे कैलकुलेट करने का, ऑलराइट। ओके, नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट जो मालूम होना चाहिए, इट इज दैट चार्ज इंड्यूस्ड, it is proportional to external field. That is the basic concept. Charge induced is proportional to external field. Now, अब इसके बेसिस पे देखो ध्यान से मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। अब जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ है, एंड दिस इज Q1 एंड Q2। अब इस Q1 Q2 के बेसिस पे लेट्स राइट दी फील्ड, सॉरी, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ऑल। चलो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं ड्राइंग को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इसमें दिया है Q1 और इस पे दे रखा है Q2। नाउ बाय सिमेट्री यू कैन सी दैट अगर इसमें Q1 है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1, और इसमें Q2 है तो यहाँ पे होगा Q2, इन दोनों पे होगा माइनस Q2, ऑलराइट। इस पे Q2 ये देख सकते हैं लाइक दिस। सो मैं एरोस दे रहा हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ओके। एंड you can also see that since BC and AD are parallel to the electric field, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के ले जाएगा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस वुड बी जीरो, देयर विल बी जीरो चार्ज इंड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सेटअप, ठीक है, ये तुमको क्लैरिटी रहना चाहिए। तो बिफोर का लिख देता हूं, एक काम करते हैं, विल मेक अ टेबल, ओके, विल मेक अ टेबल। तो कौन से पार्ट्स है, एक तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, देन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। सो इसको पहले देखते हैं, इसको इसका क्या क्या वैल्यूज होंगे करके। नाउ द फर्स्ट सिचुएशन इज कि इसका वैल्यू जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट सिचुएशन 1 बोलता हूं, ठीक है। तो सिचुएशन 1 पे ए बी पे क्या चार्ज है, माइनस Q1, BC पे क्या चार्ज है, 0, CD पे क्या चार्ज है, प्लस Q1, AD पे क्या चार्ज है, इट इज 0, OA पे माइनस Q2, OB पे इट इज माइनस Q2, OC पे कितना रहेगा, इट इज Q2, एंड दिस इज ऑल्सो Q2। ये इंफॉर्मेशन हमको पता है, ठीक है। नाउ what happens when you send the electric field parallel to AC? अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू AC कर दिया ऐसे, तो यू कैन थिंक ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ E लाइक दिस, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इमेजिन कर सकते हैं। वन कंपोनेंट विच इज E by root 2 like this, and the other component is E by root 2 like this, ठीक है। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं। सो इन दैट केस क्या चार्ज इंडक्शन होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना, ये फर्स्ट केस जो मैं बता रहा हूं दैट वो केस किस चीज का है, व्हेन इट इज पैरेलल टू AD, ठीक है। नाउ और वो क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E पैरेलल टू AD। नाउ अब जो AC के अलोंग पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बदले अपने क्या कर देंगे, इंस्टेड ऑफ दैट विल ब्रेक इट डाउन टू टू फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड इज पैरेलल टू AD, एंड उसका वैल्यू क्या रहेगा, E बाई रूट टू। तो ये E बाई रूट टू के वजह से जो क्या रहेगा देख लेते हैं, E बाई रूट टू विच इज पैरेलल टू AD। एंड दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर मैं एक दूसरे कलर से यूज करता हूं, आई विल यूज दिस कलर। तो इट इज पैरेलल टू AB, देख रहे हो, E बाई रूट टू पैरेलल टू AB। तो
the other one is E by root 2 parallel to AB, ठीक है। तो ये अपने को ढूंढना है, विल सॉल्व दीज थिंग्स। तो मैं ये जो E है, इस E को मैं उड़ा देता हूँ, ये E को हटा देता हूँ, एंड E के बदले क्या करता हूँ मैं, ये दो E by root 2 से इमेजिन करता हूँ, एंड देन वील राइट दी वैल्यूज ऑफ द चार्जेस, ओके। अब सबसे पहले E by root 2 parallel to AD is similar to what? AB. You should remember this fact that charge induced is proportional to external field, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों केसेस तो सेम है, ऑल यू नीड टू डू इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by root 2 से हो गया, तो चार्ज इंड्यूस वुड ऑल्सो भी 1 by root 2 से, तो ये क्या होगा, माइनस Q1 by root 2, ये जीरो, ये क्या होगा, प्लस Q1 by root 2, ये जीरो, this is minus Q2 by root 2, this is minus Q2 by root 2, ये Q2 by root 2, and this is also Q2 by root 2. All right. Now all you need to do is find this one. E by root 2 parallel to AB वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो E by root 2 parallel to AB में क्या रहेगा, देखो इस चीज को नोटिस करना कि E by root 2 is parallel to AB, मतलब ये BC पे देखना, BC पे चार्ज इंड्यूस कितना होगा। मैं ये लाइन को इरेज कर रहा हूं, एक सेकेंड, ओके। तो BC पे कितना इंड्यूस होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q1 by root 2। समझना ये क्या लॉजिक से मैं कह रहा हूं, किस लॉजिक से मैं इस चीज को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये E by root 2 के वजह से CD पे Q1 by root 2 है, तो इस E by root 2 की वजह से BC पे Q1 by root 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली E by root 2, इस E by root 2 के वजह से OC पे कितना आया, OC पे आएगा Q2 by root 2। तो इसका मतलब इस E by root 2 के वजह से, ये वाले E by root 2 की वजह से विच इज पैरेलल टू AB, OB पे कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी Q2 by root 2, ठीक है। तो अभी इसके बेसिस पे अभी देखो सबका लिख देता हूं, ये Q1 by root 2, तो इधर क्या रहेगा, माइनस Q1 by root 2, ये Q2 by root 2, तो इसका भी क्या रहेगा, Q2 by root 2, और ये Q2 by root 2, तो ये क्या आएगा, माइनस Q2 by root 2, और इसका भी क्या रहेगा, माइनस Q2 by root 2। ऑलराइट, एंड इनका क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऑलराइट, तो ये अपने लिख देते हैं इस पे, तो क्या आ जाएगा, AB पे कितना है, AB पे जीरो, BC पे कितना है, Q1 by root 2, CD पे कितना रहेगा, CD पे जीरो, उसके बाद AD पे इट इज माइनस Q1 by root 2, उसके बाद OA पे है माइनस Q1 by root 2, सॉरी माइनस Q2 by root 2, OD पे इट इज माइनस Q2 by root 2, एंड OC पे है Q2 by root 2। एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, OA पे और OD पे तो माइनस Q2 by root 2 रहेगा, और इसके वजह से भी माइनस Q2 by root 2 रहेगा, बट OD पे इसकी वजह से, ओके चलो चेक कर लेते हैं बाद में, आई थिंक आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक अराउंड हियर, ओके विल चेक इट लेटर ऑन। एनीवे, तो ये जो रहेगा, OA कर लिया, OB कर लिया, OC कर लिया, OC पे कितना है, OC पे Q2 by root 2, एंड देन लास्टली है OD पे है माइनस Q2 by root 2।
आई थिंक ये मैंने मिस्टेक किया, OB पे इज प्लस Q2/√2, राइट, OB पे प्लस Q2/√2 है, अभी करेक्ट हो गया। नाउ ये जो दोनों है, दीज टू कॉलम्स, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द होल थिंग। तो लेट्स ऐड देम। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, व्हाट डू आई गेट? फाइनल जो वैल्यूज है, फाइनल वैल्यूज, ठीक है, फाइनल वैल्यूज क्या रहेगा? जस्ट ऐड दीज टू, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट के इफेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं अपना। इसको ऐड करोगे कितना है आंसर? -Q1/√2। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? प्लस Q1/√2। इसको प्लस Q1/√2, इसको -Q1/√2, इसको ऐड करो तो आ गया -√2Q1, सॉरी √2Q2। इसको ऐड करने पे 0 हो गया, इसको ऐड करने पे √2Q2 एंड इसको ऐड करने पे भी 0 हो गया। सो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट थोड़ा पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कह सकते हो, पजल के जैसा है। बट द underlying concept is that charge induced is proportional, charge induced in a conductor is proportional to electric field, ठीक है। Okay, so the next question is, a charged particle having a charge q moves along the x-axis with a constant velocity v0. Another particle b with the same charge q is lying on the y-axis at y is equal to a. The particle b is constrained to move along the y-axis while the particle a moves along the x-axis. Assuming v0 is very large, find the impulse imparted to b along the y-axis as the particle moves from -infinity to +infinity, assuming again that the motion of the particle b is negligible. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। तुमसे क्या बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे एक, सॉरी वाई एक्सिस पे एक पार्टिकल है, हियर दिस इज पार्टिकल बी, ओके, दिस इज पार्टिकल बी। तो ये पार्टिकल बी है और वो कितने दूरी पे रखा गया? इट इज एट y इज इक्वल टू a दूरी पे रखा है ना इसको, y इज इक्वल टू a दूरी पे रखा है इसको, ऑलराइट। नाउ देयर इज अनदर पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस और वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, वो v0 स्पीड से, दिस इज वेरी लार्ज स्पीड, तो -infinity से +infinity तक जाएगा, ओके। तो जाते समय यू कैन सी दैट ये इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाते हुए जाने वाला है। तो लेट्स से कि तुमसे ये पूछा गया कि यू कैन जस्ट इमेजिन द सिमेट्री ऑफ दिस, ये पार्टिकल ऐसे सडनली इधर से गया, मतलब एक्स एक्सिस पे गया, तो इस पे ओवरऑल एवरेज फोर्स वुड बी अलोंग द वाई एक्सिस, राइट? द एवरेज फोर्स वुड बी अलोंग द वाई एक्सिस, यू कैन इमेजिन दैट सिमेट्री। तो अभी जैसे लेट्स से दिस पार्टिकल इज हियर, लेट्स से द पार्टिकल इज हियर, ओके। तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ए, इस पे फोर्स किस तरफ लगाएगा? इस पे फोर्स देखो इस तरफ लगाएगा, लाइक दिस, अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट? इस तरफ, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड। तो अपने को कौन सा पूछा है कि इंपल्स इंपार्टेड टू बी अलोंग द वाई एक्सिस पूछा है। तो लेट्स से दैट दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो तुमसे पूछा यह गया, यू बीन आस्क्ड टू फाइंड, यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इंटीग्रल f cos थीटा dt, ये चीज पूछा है, समझ गए ना? इंटीग्रल f cos थीटा dt पूछा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो दूरी, ये ओके, इफ दैट एंगल इज थीटा देन दिस एंगल वुड बी थीटा। लेट्स से
दैट ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू x, उसका x कोऑर्डिनेट x है, ये इसका x कोऑर्डिनेट हुआ। यू कैन सी दैट x वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये चीज इधर लिख लेते हैं अपने, सिंपल सा x कहां से कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो उसी तरह से अगर मैं थीटा को देखूं तो थीटा किधर से किधर वेरी कर रहा है, थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऐसा करना है मुझे। नाउ व्हाट इज दिस f, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस को r लिख लेता हूं। तो f क्या है, f इज इक्वल टू k q स्क्वायर्ड बाय r स्क्वायर, k q स्क्वायर्ड बाय r स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज r, हाउ कैन आई रिलेट r विथ a, a देखो ध्यान से देखना, a कांस्टेंट है तो सारा चीजें a के साथ रिलेट करो। तो यू कैन सी दैट r इज इक्वल टू a बाय cos थीटा, देख सकते हैं ना, cos थीटा इज इक्वल टू a बाय r। एंड x इज इक्वल टू क्या है, x कैन बी रिटन एज a tan थीटा, इसको बाद में देखते यूज करेंगे शायद। ठीक है, इफ वी नीड टू चेंज द इंटीग्रेशन में कुछ चेंज करना है तो यूज कर सकते हैं। तो इधर से मैं अगर a का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट k q स्क्वायर्ड बाय a स्क्वायर्ड टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। तो जो तुम्हें इंपल्स चाहिए, जो इंपल्स मुझे j कैलकुलेट करना है, j अलोंग y एक्सिस, j अलोंग y एक्सिस जो कैलकुलेट करना है jy, इट इज इंटीग्रल f cos थीटा dt विच इज सिंपली, देखो k q स्क्वायर्ड बाय a स्क्वायर्ड बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रल cos क्यूब थीटा dt। अब ये प्रॉब्लम हो गया, देखो थीटा भी वेरिएबल, टाइम भी वेरिएबल, समझ गया ना, तो आई नीड टू रिलेट थीटा विथ टाइम। सो हाउ डू आई डू दैट, तो उसके लिए एक चीज नोटिस करो, व्हाट आई कैन डू हियर इज कि आई नो दिस वेलोसिटी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ क्या है, इस पार्टिकल का इस तरफ वेलोसिटी क्या है, v नॉट है ना। तो कैन आई रिलेट v नॉट विथ थीटा, v नॉट एक्स एंड थीटा रिलेट कर सकते हैं विथ a। तो ये देख सकते हो कि यू कैन रिलेट दिस यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी ना, ओमेगा के टर्म्स में रिलेट कर सकता हूं मैं इसको, है कि नहीं, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं इसको थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड दिस विथ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी this is going to be k q squared by a squared into integral of cos cube theta d theta divided by d theta by dt। समझ गया ये चीज। तो इसमें से अब d थीटा बाई dt कैसे निकाले, तो d थीटा बाई dt देखो यहां से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा से, x इज इक्वल टू a tan थीटा को डिफरेंशिएट करने पे dx बाई dt क्या होगा, it is going to be a sec square theta d theta by dt। तो यहां से देखो d theta by dt को क्या लिख सकता हूं, दिस इज इंटेग्रल, सॉरी k q स्क्वायर्ड बाय a स्क्वायर्ड, इंटेग्रल न्यूमरेटर में क्या है cos क्यूब थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय d थीटा बाय dt को क्या देखो क्या लिख सकता हूं, dx बाय dt क्या है, dx बाय dt इज v नॉट, तो v नॉट a बाई सेक स्क्वायर थीटा, वी नॉट, सॉरी वी नॉट अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से। ऑलराइट, तो यहां से देखो इसको अभी सिंप्लीफाई कर देता हूं, व्हाट डू आई गेट, जे वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया, वी नॉट को भी इधर ले जाता हूं तो आई गेट के क्यू स्क्वायर बाई ए वी नॉट, इंटेग्रल देखो cos क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, देखो इसको मैंने अभी इंटीग्रेशन सिंपल कर दिया, ये इंटीग्रल हो गया cos थीटा डी थीटा, फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा कहां से कहां वेरी हो रहा है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू cos थीटा इज इक्वल टू 2 जानते हैं, सो द इंपल्स फाइनली वुड बी 2k q स्क्वायर्ड बाई
A V naught. So that is the impulse on charge B. Okay. Okay. So question number 6. A small electrically charged bead can slide on a circular frictionless thin insulating ring of radius r. This is a ring of radius r and charge q, and it has a mass m. A small dipole, electric dipole having dipole, small electric dipole having dipole moment p is fixed at the center of the circle. Because center of the circle पे there is a dipole p, and with the dipole's axis in the plane of the circle. इस circle के plane में ही है, ठीक है. Now, initially the bead is held on the perpendicular bisector of the dipole. मतलब कहाँ पे, यहाँ पे रखा गया particle को, उससे जो bead है, the bead was here initially. ठीक है. अब ignore gravity and answer the following questions. Write the speed of the bead as a function of angle theta as shown in figure. ठीक है. तो ये थीटा एंगल पे ये बीड का स्पीड कैलकुलेट करना है. तो स्पीड कैलकुलेट करना जगह मतलब यू नो व्हाट टू डू. वी आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट वी आर सपोज टू डू वर्क एनर्जी थ्योरम. नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे द फोर्सेस एक्टिंग हियर. द फोर्सेस एक्टिंग हियर वुड बी, एक फोर्स जो क्या है, इट इज आर डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, इफ यू रिमेंबर, ये देखो इसके नेगेटिव साइड में, तो इधर एक फोर्स क्या रहेगा, दिस वुड बी ई आर, एंड इधर क्या रहेगा, ई थीटा. इधर ई आर और ये ई थीटा लगेगा. दूसरा क्या लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, राइट. एंड देयर इज नो ग्रेविटी एक्टिंग. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका और नॉर्मल का वर्क डन लगेगा, है ना. इसका और नॉर्मल का वर्क डन लगेगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो और नॉर्मल का वर्क डन ऐड करके डेल्टा के लगा देता है. तो लेट्स डू दैट. वर्क एनर्जी थ्योरम. we are applying work energy theorem from where to where, ये यहाँ से, ये इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन 1 तो दिस इज द फाइनल पोजीशन 2. ठीक है. ये दोनों पोजीशन के अबाउट अपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. तो 1 and 2 के अबाउट, 1 and 2. नाउ इनफैक्ट यू कैन आल्सो सी वन मोर थिंग कि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल इज व्हाट, 0, क्योंकि इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे दिस इज work, this particular bead is moving in a conservative force. ठीक है. तो in fact I don't need to use work energy theorem. क्या लगा सकता हूं मैं, I can say that the bead is moving in a conservative field. The bead is moving in a कंजर्वेटिव फील्ड. तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है तो यू कैन कंजर्व एनर्जी. एंड नॉर्मल क्या होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या है, 0 है. तो सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते. सॉरी, वी कैन कंजर्व एनर्जी. तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू आई. Now initially what is the kinetic energy, it is 0, plus what is the potential energy, charge q into potential. Now potential कितना है इसका, potential due to a dipole on its equatorial point is 0, तो वो भी 0 हो गया, is equal to final kinetic energy. Final kinetic energy कितना रहेगा, half mv squared plus final potential energy कितना रहेगा, it is going to be q times what is the potential energy of a dipole, electric potential of a dipole at an angle theta. वो कितना रहता है, k p cos theta by r square रहता है ना, k p cos theta by r square.
So if you solve this, you'll get v is equal to, देखो क्या मिलेगा, ये 2, एक तो नेगेटिव आएगा, -2k क्यू पी कॉस थीटा बाई एम आर स्क्वायर का रूट। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द आंसर। डोंट गेट कंफ्यूज कि रूट के अंदर नेगेटिव कैसा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है बिकॉज cos थीटा वुड बी नेगेटिव। यू शुड अंडरस्टैंड दैट cos थीटा would be negative because since theta is greater than 90, देख सकते हैं ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये cos थीटा नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही है, ये वेलोसिटी रूट के अंदर पॉजिटिव ही है। ओके, सो दैट्स दैट। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट अपना मिल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द बीड एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा, मतलब यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट n। तो अभी नाउ दिस इज इजी एक्चुअली, हमने वेलोसिटी निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो सिर्फ n का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, अपना n का कैलकुलेशंस करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी देखो इस पे, इसका फोर्सेस के बारे में क्या लिख सकता है, आई डू नॉट नो कि इस पे n किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है या फिर अंदर की तरफ लग रहा है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। तो लेट्स से कि ये बाहर की तरफ लग रहा है, इस तरफ ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो क्या रहेगा इक्वेशन, देखो विल अप्लाई F is equal to ma, F is equal to ma along radial direction। तो along radial direction F is equal to ma लगा है, तो उस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो QE लगेगा, Q टाइम्स ER लग रहा है, देख रहा है, Q टाइम्स ER माइनस N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर्ड बाय R, ठीक है। Now what is ER, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो पार्ट, ये दिस इज पार्ट A, दिस इज पार्ट B, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन कितना रहता है, Q टाइम्स 2kp, 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, पता है ना, 2kp cos थीटा बाय r क्यूब होता है, माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर्ड बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r करोगे तो देखो क्या आने वाला है, mv स्क्वायर्ड बाय r करोगे। अच्छा, आई रिमेम्बर्ड वन थिंग, एक चीज मेरे को याद आया कि जब अपने ई थीटा डिफाइन करते थे ये फॉर्मूले से, तो वी यूज्ड टू, देखो इस चीज को समझना, ये डाइपोल p है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि अगर यहाँ से ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे ई ऐसा होता था एंड ये ई थीटा होता था, एंड ये ई का फॉर्मूला क्या होता था, ई वुड बी इक्वल टू व्हाट, it would be equal to minus, sorry, it would be equal to 2k p cos theta by r क्यूब होता था, है कि नहीं। नाउ दिस थीटा अगर वो एक्यूट हो, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज हो जाए, तो भी इसका वैल्यू ऐसा कि हम लोग ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि ये अगर ऐसे जा रहा है p और इस तरफ वाला है, तो भी अगर मैं ई का डायरेक्शन इस तरफ ले लूं, दिस फॉर्मूला स्टिल वैलिड, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव का मतलब ई का वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये शिफ्ट को ले रखा है, तो आई शुड बी मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव साइन हियर, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। आई होप यू अंडरस्टूड दैट आर्ग्यूमेंट। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि cos थीटा खुद नेगेटिव है, और वो माइनस माइनस लगा के तब वो डायरेक्शन मैंने, आई हैव टेकन इनटू अकाउंट द डायरेक्शन, ठीक है, वरना ईआर को मुझे बाहर की तरफ लेना चाहिए था, ओके। तो इधर दिस माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम बाय आर टाइम्स वी स्क्वायर कितना है, -2k क्यू पी कॉस थीटा बाय एम आर स्क्वायर। तो यू कैन सी दैट यहाँ से सब चीज कैंसिल हो जाएगा एंड यूल गेट n इज इक्वल टू 0। देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, इट इज ओनली मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ओके।
तो इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से दैट कि अगर यहाँ पे वो रिंग नहीं होता तो भी ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। सो क्योंकि कहीं पे भी n का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो दिस particle would have been moving on the circular path even if you had even if there was no ring to support it, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट दे ही नहीं रहा anyway। अब दूसरा जो चीज है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि हाउ डज द बीड मूव व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो देखो बाय एनर्जी कंजर्वेशन इट शुड मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। वो कैसे जाना चाहिए, दिस एंड से इस एंड तक ही जाना चाहिए, वो यहाँ तक ही वो जाना चाहिए। तो इसका मोशन कैसा रहेगा, देखो इट्स मोशन वुड बी लाइक दिस, वो ऐसे जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, ऐसे जाके यहाँ पे रुक जाएगा, इधर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। तो मतलब ये कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी। तो द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मोशन is going to be oscillatory, ठीक है, मोशन ऑसिलेटरी रहेगा बट नॉट एसएचएम। एसएचएम नहीं है, यू कैन, आई वुड सजेस्ट यू टू प्रूव दैट, यू कैन सी दैट कि ई थीटा के वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ ई थीटा, टॉर्क ई थीटा लगा रहा है अबाउट द सेंटर। तो ई थीटा में क्या आ जाएगा, वो साइन थीटा का टर्म आएगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर ओनली फॉर स्मॉल थीटा में भी उसको ले सकता है, एंड क्लियरली थीटा इज नॉट स्मॉल, इट इज 90 से बड़ा है, ओके। सो यू कैन से दैट इट इज नॉट एसएचएम, और ये क्या रहेगा, सिर्फ ऑसिलेटरी रहेगा। सो दैट वाज आवर set 4 of advanced illustrations electrostatics, okay।